बदायूं जिले की अवध योजना के अंदर आज फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रभास सक्सेना। आज कुछ पुराने क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग, जो पुराने एनटीए के पिछले साल क्वेश्चंस पूछे थे। एनटीए ने विभिन्न एग्जामों में, जेईई और नीट के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे थे, आज उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। छोटा सा प्रयास है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत होती है आप ऑनलाइन क्लासेस में आइए आप अपनी, और जब आप क्लासेस करेंगे तभी आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत सुविधा भी रहेगी। आज पहला क्वेश्चन जो लेते हैं वो है, ए क्यूब ऑफ साइड ए हैज पॉइंट चार्जेस प्लस क्यूब located at each of its vertices except at origin where the charge minus q. The electric field at the center of the cube is, इन 4 ऑप्शंस आ there। हिंदी में एक ए भुजा वाली किसी घन के सभी शीर्षों पर प्लस क्यू आवेश है, मूल बिंदु को छोड़कर जहां माइनस क्यू आवेश स्थित है। इस घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। प्लस क्यू आवेश क्यूब के हर कोने पर है, केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे नहीं है। ओरिजिन पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। इसकी वजह से इस क्यूब के सेंटर पे, केंद्र पे, हमें विद्युत क्षेत्र कितना है वो कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन इसका करने की कोशिश करते हैं। आपने प्रयास कर लिया हो थोड़ा बहुत देख के। आप ध्यान दीजिए इस चित्र पे दोबारा से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सेम चार्जेस प्लेस्ड डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर आर कैंसल आउट। इसका क्या मतलब हुआ? जो ये क्यूब है, इस क्यूब के अपोजिट डायगोनल कॉर्नर्स हैं। अपोजिट डायगोनल कॉर्नर्स पे अगर इधर की तरफ क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके अपोजिट कॉर्नर पे भी प्लस क्यू चार्ज है। तो दोनों के प्लस क्यू की वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इन दोनों की वजह से। तो जितने भी अपोजिट डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं, उनकी वजह से क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। केवल और केवल जो 1 2 हैं, जो एक ओरिजिन पे है माइनस क्यू चार्ज, और एक उसके अपोजिट डायगोनल प्लस क्यू रखा है, डायगोनली अपोजिट पर। मतलब एक डायगोनल बनाए इस क्यूब का, जो ओरिजिन से पास होता हुआ अगर दूसरे कोने तक जाए तो दूसरे कोने पर प्लस क्यू चार्ज रखा मिलेगा। केवल इन दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान रखना। अगर आप इसको चित्र के माध्यम से ठीक से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर माइनस क्यू की वजह से भी ओरिजिन की तरफ होगी और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी ओरिजिन की तरफ होगी। तो हम केवल उन दोनों को सम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर विल बी ड्यू टू ओनली 2 चार्जेस, one at original and other is diagonally at opposite to it, and its direction will be towards the origin। तो मैंने अभी यही कहा कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। इसलिए इस ई जो हम नेट कैलकुलेट करते हैं तो -2 लिखा हुआ है। -2 का क्या कारण? माइनस मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन है। 2 का मतलब दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से ओरिजिन की तरफ है और प्लस क्यू की तरफ, दोनों का सेम है वैल्यूज, इसलिए वो -2 हो गया है। ट्वाइस हमने पहले ही कर दिया है। समय कम होने की वजह से हम कुछ क्वेश्चंस के स्टेप्स डायरेक्टली करते हैं। हम वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, E = 1/4πε0 लिख सकते हैं, या हम K भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने K लिखा हुआ है, तो E = KQ/R² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² विद डायरेक्शन उसके साथ में आगे लिया जाता है। इन वेक्टर फॉर्म में बात करें, यहाँ हमने क्या लिखा है, ध्यान रखिए, K वैसे का वैसे ही लिखा है। चार्ज Q है, Q क्या लिखा है, डिस्टेंस R, यानी क्यूब के सेंटर से ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या होता है, A√3/2। R² की जगह हमने क्या कर दिया, A√3 का होल स्क्वायर इंटू विद इसके डायरेक्शंस के साथ में। डायरेक्शंस आगे आप ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + y + z/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे आप दोबारा से ध्यान से, तो क्या हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा, -2q 3
√3 पाई के की वैल्यू लगा दी, पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट में एक्स यूनिट वेक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शंस के लिए। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। इसका आंसर जो हमारे पीछे क्वेश्चन दिया हुआ उसका थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर वाले चैप्टर का है। ये दोनों चैप्टर्स मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, उन पर भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसका देख सकते हैं। और समय समय पे आप क्लासेस पे आते रहिए, तो इस प्रकार के जो और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप उनको भी आप कर पाएँ, रिविजन भी हो जाए आपका सिलेबस का और आप क्वेश्चंस भी कर लें। ये क्वेश्चन आप दोबारा से अब एक बार फिर देखना चाहिए। देखिए क्या है, टू इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। मतलब क्या है, हमारे पास दो इक्वल सेम साइज के कैपेसिटर्स है सेम टाइप के, और एक पहले उन दोनों को हमने सीरीज में लगाया और उसके बाद उन्हें हमने पैरेलल में लगाया। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन द टू केसेस विल बी, आपको कैलकुलेट करना है। दो समान संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयुक्त किया जाता है। दोनों प्रकरणों की तुल्य संधारिताओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। मतलब पहले हम श्रेणी क्रम में निकालेंगे, सीरीज में कनेक्ट करके कैपेसिटर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट करके उसके कैपेसिटर्स कैलकुलेट करेंगे। जो आंसर आएगा दोनों को डिवाइड कर दीजिए। गिवन क्या है, बोथ कैपेसिटर्स आर सेम, यानी अगर सी दोनों की वैल्यू मानेंगे तो उससे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए करने की। पहले यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा करके देखिए अपने आप, फिर आगे इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। आप सॉल्यूशन कैसे है, अगर सीरीज में है तो हम उसको C1 मार्क कर लिया। आप आपने जो किताब में पढ़ रखा है या आपने पढ़ा रखा है वो CS के मार्क्स से कर रखा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो C का मान कर लिया जाए C1 इक्वल्स टू C/2। पैरेलल के लिए C इज इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C प्लस C, यानी दोनों कैपेसिटर्स ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 2C आ गया। इनका रेशियो निकालना है, दैट मीन्स C1/C2 इज इक्वल्स टू 1/4। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। देखिए आपके पास समय बहुत कम होता है, कोशिश ये कीजिएगा इन क्वेश्चंस को पहली बार में थोड़ा ज़्यादा समय लें, लेकिन दोबारा से जब करने की कोशिश करें तो उसे कम से कम समय लेने की कोशिश करें। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो तरीके के पार्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस में। सेक्शन ए में MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, और सेक्शन बी में आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसमें, जिसमें 10 में से 5 करने होते हैं आपको। ए पॉइंट चार्ज ऑफ +12 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर आउटसाइड 12 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर विल बी डैश इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको क्या करना है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। आरेख में दर्शाए अनुसार +12 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के केंद्र के ऊर्ध्वाधर ऊपर 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिणाम डैश गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ध्यान रखिए ये क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ ए क्यूब। ये क्यूब का एक हिस्सा होता है स्क्वायर, यानी अगर आप क्यूब की 6 सर्फेसेस होती हैं तो ये बेस बना हुआ है खाली एक स्क्वायर। अब इसमें केवल एक स्क्वायर के बारे में से पूछा गया है, फ्लक्स निकालना है, बाकी की 5 वर्ष नहीं बनाई है। अगर आप इसका चित्र बनाना चाहें तो एक क्यूब बनाएं और इसको इस तरीके से कहते हैं क्यूब के बेस में से या किसी एक साइड से कितनी फ्लक्स निकल रही है। ये आपकी किताबों में इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। आपको निकालना किस जगह पे है, चार्ज कहाँ रखा है, उसके क्यूब के सेंटर पे, यानी जो आपका स्क्वायर दिया उससे 6 सेंटीमीटर ऊपर। बहुत साधारण है, आप इसको पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू का फॉर्मूला क्या होता है वो निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई नेट इज इक्वल्स टू Q/ε0। क्योंकि ये मैंने बताया क्यूब है, घन है, जब उसकी एक सरफेस की बात करेंगे यानी एक साइड की बात करेंगे, एक सतह की बात करेंगे तो पाई स्क्वायर के लिए ध्यान है, पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई नेट डिवाइडेड बाई 6, मतलब कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ऊपर आ रही है उसका 1/6 भाग जो होगा वो हमारा आंसर होगा। कुल कितना है Q/ε0 और उसका 1/1 है, Q/6ε0। वैल्यूज लगा दीजिए, 12 × 10⁻6 डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन की वैल्यू लगा दीजिए, 12 × 10⁻6 डिवाइड बाई 6 इंटू 8.85 × 10⁻12। तो आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका स्थिरांक और आंसर आ जाएगा 225.9 × 10⁻3।
ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट MCQ का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। 2 electrons each are fixed at a distance 2d, 2 इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस कितना है 2d दिया हुआ है। ए थर्ड चार्ज प्रोटॉन placed at a midpoint of the display slightly by a distance h, where x is far less than d, perpendicular to the line joining the two fixed charges. Proton will execute simple harmonic having angular frequency. Mass of the charged particle is m. दो स्थिर इलेक्ट्रॉनों के जिनके बीच की दूरी 2d है के बीच उन्हें मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीसरा आवेश प्रोटॉन रखा है। इस प्रोटॉन के किसी लघु दूरी तक दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत विस्थापित किया जाता है। इस कारण यह प्रोटॉन सरल आवृत्ति करने लगता है, जिसकी कोणीय आवृत्ति हो क्या होगी, इन 4 ऑप्शन में निकालना। हमें क्या निकालना है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक बात है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके बीच में एक प्रोटॉन, मतलब वो दोनों तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हल्का सा डिस्प्ले यानी ऊपर के वाई एक्सिस पे ले जाकर छोड़ दिया गया, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑस्किलेट करना शुरू कर देगा। उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसको डायग्राम को पहले बना लीजिए। आप डायग्राम देखिए यहाँ पे इस तरीके से, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना लिए, दोनों के बीच की दूरी 2d है, यानी d ओरिजिन से d बाएं हाथ पे और d सीधे हाथ पे। जो प्रोटॉन हमारा था वो हमने ऊपर रख दिया +c, जो इन दोनों के इस डॉटेड लाइन पे ऊपर नीचे ऑस्किलेट कर रहा है। जब ऊपर ले जाकर छोड़ोगे तो आप ध्यान रखोगे, ऊपर किसी बिंदु पे रखोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे बराबर बल से। F1 और F1 दोनों साइड लगेगी, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर से अब खींचेंगे तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और बीच में दोलन करना शुरू कर देगा। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे, आप दिमाग में इसका चित्र समझ लीजिए। अब आप ये भी देखिए, हमें क्या निकालना है, इसका टोटल बल निकालना है। इस पर मैंने -F1 लगेगा ई की माइनस ई इलेक्ट्रॉन की तरफ, इधर से F1 लगा इधर इलेक्ट्रॉन की तरफ। अगर आप इसके केंद्र यानी सेंटर पे लगाएंगे तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, F1 cos थीटा। ध्यान है, फोर्स जब भी किसी थीटा एंगल पे लग रहा होता है तो हम उसको 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं, F cos थीटा और F sin थीटा। F cos थीटा जो वर्टिकली होता है, F sin थीटा इस पर हॉरिजॉन्टली है। तो हॉरिजॉन्टल वाले का हमें कोई यूज नहीं है, हमें केवल वर्टिकल वाला यूज करना है। 2 इलेक्ट्रॉन है, F1 cos थीटा 2 बार आएगा, तो इसलिए दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F1 cos थीटा। माइनस है क्योंकि अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए -F2 -2 आ गया F1 cos थीटा। अब यहाँ F1 और cos थीटा की वैल्यू लगा दीजिए आप। F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू वैसे -2 तो ऐसे कैसे लिख दिया, F1 की होगी Q²/4πε0 d² + y²। ठीक है, ये मैंने क्लास में, ऑनलाइन क्लास में इसको निकाल के आपको बता दिया था कैसे आया था। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस चित्र में देख लीजिए, एक तरफ y है, हाइपोटेन्यूज में √d² + y² है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, y अपॉन √d² cos² + y²। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो इसका आंसर जो निकालने के लिए क्या है, हमने ये तो फोर्स आ गई इलेक्ट्रॉन, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो F = -ky, जहाँ k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर SHM में है तो ओमेगा यानी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, √k/n। ये SHM वाले चैप्टर से लिया गया है, तो ध्यान है, ये 2 तरीके 2 फोर्सेस निकाली है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो यहाँ पे जब k का मान क्या है, दोनों कंपेयर कर लीजिए। k का मान आ रहा है Q²/2πε0 d³। तो हम इसे ओमेगा वाले फॉर्म में रखें, जब फॉर्मूले में रखेंगे m से भाग कर देंगे तो हम आंसर ओमेगा निकल आएगा। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन 3।